सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी नमस्कार जी। और मंदाकिनी जी, आपको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार और इस मंच पर आपके साथ साथ सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। और आज के विषय पर सभी ने सुंदर सुंदर से संदेश लिख दिए हैं और बधाई भी भेजी है। तो आज हम जिन पर चर्चा करेंगे ना मंदाकिनी जी, वो है कि संस्कार और सद्भाव से परिवार में आत्मीयता, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और सखी विशेष में शरण रानी सरोदवादिका हैं, इनके बारे में बात करेंगे जी। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज है विश्व हिंदी दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने सभी सखियों और सखाओं को ये भी बता दें मंजरी कि चूंकि कल शनिवार है और परसों रविवार है, सखी सहेली कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन दिन विशेष है और उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो आज हम उन विषयों को भी उठा रहे हैं जी। है ना? और विश्व हिंदी दिवस पर हमारे श्रोताओं ने सबकी को बधाइयां दी हैं और हमारी तरफ से भी, हम आप सबकी विविध भारती परिवार की तरफ से सबको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मंदाकिनी जी, क्यों ना कविता से शुरुआत करें। हमारे एक भाई ने लिखकर भेजी है। हाँ बिल्कुल। तो वो लिखते हैं कि हिंदी भाषा को समर्पित कविता करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का आराधन, अपनी भाषा का। ये अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली। ये अपनी बंधी हुई अंजरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन, ये पूजन अपनी संस्कृत का, ये अर्चन अपनी भाषा का। बहुत सुंदर सी कविता लिखकर भेजी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कहते भी हैं कि करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का और अभिनंदन जो है अपनी संस्कृति का और आराधन अपनी भाषा का। क्या बात है। तो जी, अपनी भाषा का जो है आराधन हमें करते रहना चाहिए, और वो भी हिंदी भाषा जो हमारी अपनी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी भाषा के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मंजरी, कि हिंदी भाषा जो है मिठास से भरी हुई है और दिलों में रस घोलती हुई सी है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं। और आज के दिन 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोग इससे जुड़ें और हिंदी के अनेकों ग्रंथों, किताबों को, किस्से कहानियों को पढ़ें, जानें और समझें। बिल्कुल। और दुनिया भर में तमाम भारतीय बसे हैं और उनको एक सूत्र में बांधने के लिए हम विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं। हम अन्य भाषा को समझें, पढ़ें, बोले, लेकिन अपनी भाषा से भी जुड़े रहें, है ना मंदाकिनी जी? और 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी जी। तो आज इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो ये है कि एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यानी हिंदी है ना जी। तो इस थीम का जो मकसद है वो भाषाई और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए हिंदी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। और साथ ही कई देशों में विश्व हिंदी दिवस के सम्मेलनों का आयोजन भी होता रहा है और होता रहेगा। बिल्कुल। और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों की हिंदी शिक्षण पीठों में, भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, और जिससे हिंदी के प्रति लोगों का प्यार बना रहे। बिल्कुल। एक बात और है मंजरी, जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो खासतौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए जाते हैं या जिन्हें हम पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, वो बच्चे भी हिंदी को पढ़ने से फिर भागने लगते हैं। बिल्कुल। और कई बार उनसे अगर उनको हिंदी के शब्दों का अर्थ पूछो तो वो नहीं बता पाते हैं कि इसका अर्थ क्या, उन्हें पता नहीं होता। इवन उन्हें गिनती भी अगर हम पूछते हैं हिंदी में तो वो नहीं समझ पाते, अंग्रेजी में ही समझ आता है। और कई बार पाठ को पढ़ने के लिए कहा जाए, अगर रीडिंग जिसे कहते हैं कराना जाए, तो भी बच्चे उससे कतराते हैं, क्योंकि मात्राओं से वो अनजान होते हैं, मात्रा सीखना नहीं चाहते हैं और गलत सलत मात्राएं लगा देते हैं। तो ऐसी कमियां बच्चों में देखी जाती है। तो हमारे साथ साथ हमारे सभी घर के परिवार के सदस्यों का पहला कर्तव्य है कि एक बार बच्चे को बैठाए और कम से कम उसको कुछ पैराग्राफ हिंदी का बोल के लिखने को बोले, और राइटिंग करने के लिए भी सुलेख और आलेख जिसे कहते हैं, जो हमारे बचपन में हमारी माताएं करवाती थी, हमसे सुलेख लिखवाया जाता था स्कूल्स में भी, और इसीलिए हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर हो जाया करती थी। तो आज भी वो अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी राइटिंग भी बहुत सुंदर देख रही हूँ मैं मंजरी जी। तो चलिए, तो पहली बार 1975 में जो है भारत के नागपुर शहर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। क्या बात है। और इसी तरह हमारे श्रोता लिखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत, जैसा कि अभी हमने बताया, कि 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने की थी। इस दिन को खासतौर पर हिंदी भाषा के
प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और भाषा के वैश्विक पहचान बनाने का प्रयास किया जाता है। हिंदी जो दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना और इसके अन्य देशों में भी शिक्षा, साहित्य और कला के माध्यम से लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही ये दिन हिंदी बोलने वालों को अपने भाषा के प्रति गर्व और सम्मान महसूस कराता है। इसका उद्देश्य हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है। क्यों ना मंदाकिनी जी, हर दिन घर में एक समय ऐसा चुना जाए कि सब लोग 1 घंटे हिंदी ही बोलेंगे तो ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे देखा जाए तो हम घर में हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कहा कि अपने बच्चों को जब हम अंग्रेजी माहौल में पढ़ाते हैं तो बच्चा अंग्रेजी के प्रति स्वाभाविक रूप से उस ओर झुकेगा ही। तो आप हिंदी को बढ़ावा दें, आप उन्हें अन्य भाषाएं भी सिखाएं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी भाषाओं का सम्मान करना आज के इस युग में हमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बहुत सी भाषाएं हैं जिनका ज्ञान होना जरूरी भी है। तो लेकिन हिंदी का माहौल अगर आप बना के रखेंगे तो बच्चा भी हिंदी को लेकर उत्साहित होगा। और जो जिस तरह की बातचीत हमें खास हिंदी दिवस पर करनी पड़ती है कि अपनी भाषा को सम्मान दें, वो हमें कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाषा के प्रति सम्मान हमारे मन में स्वाभाविक रूप से पैदा होगा। और बचपन से अगर इसके बीज डाल दिए जाए तो बच्चा बड़ा होकर हिंदी का सम्मान ही करेगा। तो अब एक गीत सुन लिया जाए। चलिए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी
हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो देखिए बहुत सारे संदेश आए हैं मंदाकिनी जी, इनको ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। एक लिखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जैसा हम सभी बता ही रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और इसके संस्कृत महत्व को उजागर करना है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस की सभी को बधाई। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। तो भाषा किसी भी व्यक्ति, स्थान, कला, संस्कृति को एक धागे में पिरोकर विभिन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है और हमारी हिंदी भाषा ने देश को एक सूत्र में पिरोने में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा तीसरी रूप में बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी ही तो है। और एक लिखते हैं कि पहली बार 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना था। सम्मेलन में लगभग 30 देशों को 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 130 देशों के। और यूरोपीय देश नॉर्वे में भारतीय दूतावास में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। बहुत सारी जानकारी हमारे सभी श्रोता भाइयों ने दी है। बिल्कुल। और लिखते हैं एक श्रोता कि विश्व हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। विद्यालयों के बच्चों को हिंदी भाषा पढ़ने और उसमें निपुण बनाने में अखबार भी सहायक सिद्ध होंगे। ये बात बेसिक शिक्षा विभाग ने न सिर्फ मान ली बल्कि निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को पढ़ने में निपुण बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक पाठ अखबार को लेकर भी बनाया गया है। इस पाठ में शिक्षकों को खुद अखबार पढ़कर अपनी हिंदी को सशक्त बनाने और बच्चों के साथ मिलकर अखबार पढ़ने और पढ़ाने की सलाह भी दी गई है। बिल्कुल, ये सलाह, ये बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लेकर भेजी है। और अगर अखबार को रोज बच्चों को कहा जाए अपने सामने कि भाई थोड़ी देर में सामने पढ़ो, तब उनकी आदत पड़ेगी। और बोल बोल कर अगर पढ़ा जाए पड़ेगी तो आदत। बहुत सी चीजें सुधर सकती हैं। और एक लिखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 2025 को एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज थीम के तहत मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का उपयोग करके भाषाई और वैश्विक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। भारत अब विभिन्न भाषाओं से समृद्ध देश है, लेकिन भारत की पहचान मूल रूप से हिंदी भाषा से है। हिंदी देश की राजभाषा है। ये भाषा भारत की सांस्कृतिक और भाषाई एकता का प्रतीक है। जिस देश में सैकड़ों भाषाएं और लिपि मौजूद हैं, वहां लगभग 44% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि भारतीय पहचान और गौरव का प्रतीक है। हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ये केवल भारत में नहीं अपितु बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। विदेशों में ये भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। बिल्कुल, हमारे सभी श्रोताओं के विचारों का हम स्वागत करते हैं। एक छोटा सा अंतराल हमें मंजरी अभी लेना होगा। इस अंतराल के बाद हम फिर से उपस्थित हैं और सभी का स्वागत करते हैं। तो मंजरी, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। दफ्तरों में और रोजमर्रा की जिंदगी में जब तक हिंदी पूरी तरह आत्मसात नहीं की जाती, तब तक हिंदी दिवस मनाना एक फॉर्मेलिटी रह जाएगा। तो अपनी हिंदी को इसी तरह से मजेदार बनाइए और सुदृढ़ बनाइए, कहते हैं। और एक लिखते हैं कि कई देश भाषा सरल हिंदी रहे पढ़ाए, बोले जैसी ही लिखे स्वर व्यंजन समझाए, स्वर व्यंजन
जन समझाए वचन मन कर्म सरीखे, भेदभाव न पाए ब्रह्म अंतर सम दिखे। क्या बात है, बहुत सुंदर से लिखा है। और एक लिखते हैं कि नमस्कार के साथ लिखते हैं कि कार्यक्रम सखी सहेली लाइव सुन रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस की आप पर आपकी बातचीत सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी प्रस्तुति को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद कि आप इतने शिद्दत के साथ सुन रहे हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस की विविध भारती परिवार सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुभकामनाएं। ये हमारी मातृभाषा है। हमारे देश में अधिकतर हिंदी बोली जाती है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर साल हम इसे मनाते हैं और सारे सरकारी बैंकों में ऑफिस में हिंदी में ही बोला जाता है। हिंदी और हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। आज देश विदेश में हिंदी बोली जा रही है। ये हमारे लिए शान की बात है और बड़े गर्व की बात है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी। और एक लिखते हैं कि हिंदी है भारत की माथे की बिंदी, बोल चाल की का माध्यम है हिंदी। अब आप भी बोलिए, हमने तो ये बात कह दी। विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम तो बोल ही रहे हैं लगातार और आपने लिखा तो बहुत अच्छी बात है। सुन लेते हैं एक गीत।
भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हाँ तो मंजरी, अब हम बात करेंगे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में। जी बिल्कुल, हम भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि कल 11 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है। हम सादर नमन करते हैं। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कुछ दूरी पर मुगल सराय है, वहां उनका जन्म हुआ था। पिता शिक्षक थे, कम उम्र में ही पिता नहीं रहे, बचपन मुश्किलों में बीता। माँ ने चाचा के साथ वाराणसी भेज दिया, वहीं से उच्च विद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और बड़े होते होते उनका देश के प्रति रुझान दिखने लगा। देश ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से को झेल रहा था। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित वो बहुत हो गए और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इसके लिए पढ़ाई भी उन्होंने छोड़ी, और हालांकि जब पढ़ाई छोड़ी तो माँ अत्यंत दुखी हुई थी। उनका मन था कि उनका बेटा पढ़े, लेकिन वो देश सेवा के प्रति संलग्न हो गए थे। बिल्कुल, तो उन्होंने अपना मन बना लिया था मंजरी, और ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जिसे फिर कोई तोड़ भी नहीं पाया। और कहते भी अगर आपने संकल्प कर लिया है, अगर दृढ़ संकल्पी हैं, तो आप फिर अपने मिशन में कामयाब होकर रहते हैं। तो वे कई देश के राष्ट्रवादियों और महान विद्वानों से जुड़े। काशी विद्यापीठ द्वारा उन्हें स्नातक की डिग्री का जो उनका नाम शास्त्री जुड़ा, और उनका विवाह मिर्जापुर की ललिता देवी से हुआ। आगे चलकर वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और कई अभियानों की उन्होंने अगुवाई की। कड़ी मेहनत से आगे दिल्ली 1951 में वो आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का उन्होंने प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री जैसे कई विभागों को उन्होंने देखा और बखूबी संभाला भी। 1964 से 1966 तक वो प्रधानमंत्री रहे और जय जवान जय किसान का जब उन्होंने नारा दिया, वो आज भी हम याद करते हैं उस नारे को, और एक महान राजनेता के रूप में उनकी छवि अंकित रही। बिल्कुल, और सन 65 की लड़ाई में भारत पाक युद्ध में आपके नेतृत्व में शत्रुओं को हार का सामना करना पड़ा। 1966 में आपको भारत रत्न से नवाजा गया। डाक टिकट भी आपके नाम से जारी किया गया। 30 से भी अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान शास्त्री जी ने अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए वो, और विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। बिल्कुल बिल्कुल समझा, और वो सादगी से रहना उन्हें बहुत पसंद था। सरलता और सादगी जो थी, सादा जीवन उच्च विचार का भी नारा उन्होंने दिया कि वो किस तरह से सादगी को पसंद करते रहे और उच्च विचार रखना चाहिए हर इंसान को। हमारे श्रोता भी लिख चुके हैं इनके बारे में, और लिखते हैं एक श्रोता कि 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को जन्म दिया, बढ़ावा भी दिया। उन्होंने भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया था। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। हमारे श्रोता लिखते हैं, उन्होंने देश को 30 से अधिक वर्ष समर्पित किया और उन्हें महान निष्ठा और योग्यता वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और वह बहुत ही आंतरिक शक्ति, विनम्र और सहनशील व्यक्ति थे। वे लोगों की भाषा समझते थे और देश की प्रगति के लिए दूरदर्शी व्यक्ति थे। बहुत अच्छी सी बातें सबने लिखी उनके बारे में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री अपने भारत देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ताशकंद समझौते के तहत
11 जनवरी को विदेशी जमीन पर ही विभिन्न गूढ़ रहस्यों के बीच अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उन्हीं को सम्मान देने के क्रम में ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और उनके बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि नारा था जिनका जय जवान और जय किसान, भारत माँ का लाल बहादुर, छोटे कदम पुत्र महान, कार्य से जिनके जगमग से चमका प्यारा न्यारा हिंदुस्तान, नस नस में जिनके न्याय नीति और सद्वर्तन थे। ऐसे व्यक्ति को ये विनम्र वंदन भी करते हैं और श्रद्धांजलि भी देते हैं। और इस तरह से बहुत सारी बातें लिखी हैं और जब भी ऐसे वीर महान व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो मन जो है वो श्रद्धा से झुक जाता है। बिल्कुल। और आप कहते हैं तो अब एक प्यारा सा गीत हम सुनवा देते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जो तस्वीर है हमारे दिल से कभी उतरती नहीं है। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल से उतारी है, तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में। तो मंजरी, अब एक अंतराल हमें लेना होगा और अंतराल के बाद हम फिर से उपस्थित होते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर से हम उपस्थित हैं और सभी का स्वागत करते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जा रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मंदाकिनी जी, युवा जो है वो देश की पहचान है और एक ऐसी पीढ़ी जिसके द्वारा देश उन्नति की, समृद्धि और प्रगतिशीलता में गति आती कहना चाहिए। और युवा देश की मजबूत रीढ़ है और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, एक देश प्रगति के पथ पर अपना परचम लहरा पाता है जब उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं,
तभी देश आगे बढ़ पाता है। युवा अच्छे संस्कारवान बुद्धिमान होंगे तो देश का गौरव बढ़ता है, देश की संस्कृत सभ्यता फलती फूलती है, युवाओं के योगदान से देश की रक्षा सुरक्षा होती है, देश की एकता अखंडता बनी रहती है। और मंदाकिनी जी, युवा जब ही देश की रक्षा सुरक्षा कर पाएंगे जब वो तन मन धन से, जिसे कहते हैं, अपने आप को अच्छा रख पाएंगे, शारीरिक रूप से भी वो सुदृढ़ होंगे, तभी वो देश की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो है तन और मन जो है मजबूत होना चाहिए और उनकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होनी चाहिए। और इसीलिए आज 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं। और युवा, जैसा कि आपने बताया कि युवा देश का भविष्य है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, वहां की राजनीति, व्यापार आदि में युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है मंजरी। और इस वर्ष की जो थीम है वो है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। तो राष्ट्रीय युवा दिवस को स्वामी विवेकानंद जयंती के नाम से हम जो मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु, एक गहन दार्शनिक और दृढ़ सिद्धांत वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय युवाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। जी, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया और बाद में भारत सरकार ने साल 1984 में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हमें स्वामी जी के जन्म के बारे में भी इस विषय में शामिल करना है, क्योंकि वो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में आपका जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद जी का, और आपके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। विवेकानंद के घर का नाम नरेंद्र दत्त था। 1884 में अपने पिता को खो जाने के कारण उनके घर को आर्थिक संकटों का बहुत सामना करना पड़ा था, जिसके कारण एक वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता था। इन सब हालातों को झेलते हुए स्वामी जी की रुचि संगीत, साहित्य और दर्शन, तैराकी, कुश्ती और घुड़सवारी के प्रति रही। बिल्कुल, और कम उम्र में ही उन्होंने वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान, धम्मपद और गुरु ग्रंथ साहिब आदि जो जितने भी थे, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं का अध्ययन कर लिया था। और बचपन से ही वो कुशाग्र बुद्धि होने के कारण परमात्मा को पाने की जो उनकी लालसा थी वो प्रबल हो उठी थी और वे ब्रह्म समाज की ओर भी गए, लेकिन वे कुछ और ही तलाश कर रहे थे। उन्हें वहां पे भी संतुष्टि नहीं मिली और वो रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में गए। उनकी शरण में आने से उनका जो है वो जीवन बिल्कुल बदल गया था। बिल्कुल, और गुरु रामकृष्ण परमहंस के रहस्यमय व्यक्तित्व से वे बहुत प्रभावित हुए। वे उनको गुरु की तरह पूजने लगे। संन्यास लेने के बाद आपका नाम विवेकानंद पड़ा। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद में वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए। वहां अपने भाषण में बहनों और भाइयों कहकर शुरुआत करी उन्होंने। इसके बाद उनके विचार सुनकर सभी प्रभावित हो गए। बिल्कुल, और अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ। वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान वो करते रहे। रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं खोली। कई विद्वान उनकी शरण में आए और कई जगहों पर व्याख्यान दिए उन्होंने, और युवाओं से कहा कि अपने अहम की भावना को खत्म करें, धैर्य, व्यवहार में शुद्धता रखने, आपस में न लड़ने, पक्षपात न करने और हमेशा संघर्षरत रहने का जो है संदेश उन्होंने युवाओं को दिया था। बिल्कुल, और सभी को शिक्षा मिले, युवा सशक्त हों, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने सामर्थ्य का उचित प्रयोग करें, आरामदायक दृष्टिकोण से बाहर आकर तब तक लक्ष्य को पाने के लिए वे लगे रहें जब तक वो मिल ना जाए, और जब तक जीना है सीखना है। अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, ऐसा वो विचार रखते थे और ऐसा वो कहते थे कि युवा इन चीजों को अपनाएं। बिल्कुल, और युवाओं ने अपनाया भी और उनको आदर्श माना है और आज तक मानते रहे हैं। और आज जो युवा आधुनिकता की दौड़ में, लेकिन जो अंधे दौड़ में दौड़ रहे हैं और शिक्षा के प्रति सजग नहीं दिखते हैं। जब विद्यार्थी जीवन होता है तो वे अपना समय गंवा देते हैं, कदर नहीं करते समय की, और बाद में क्या होता है मंजरी, जब मनचाही नौकरी व्यवसाय नहीं मिलता तो फिर वो पछताते हैं और बुरी संगत में, व्यर्थ की विवादों में फंस जाते हैं और बुरी आदतों का शिकार भी हो जाते हैं। तो अगर वे हुनर को पहचान लें और बहुत महान कार्य ना भी करें, लेकिन अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य कम उम्र में भी वो कर सकते हैं। अगर समय रहते वो समय की कहते हैं ना शक्ति को पहचान जाएं, तो वो भारतीय संस्कृति को पहचान लेंगे, सभ्यता को पहचानेंगे, अपने वेद ग्रंथों की ओर मुड़ेंगे जिससे कि वो विमुख हो गए हैं। बिल्कुल, और अपने परिवार की परंपराओं और सभी के प्रति दया, सहानुभूति और कर्तव्यों को करने की ललक होनी चाहिए युवाओं में, और बड़ों छोटों सभी जीवों के प्रति प्रेम करना, यानी और कुछ न कुछ सीखते रहने की लालसा बनी रहनी चाहिए। तभी युवा पीढ़ी देश हित में कार्य कर पाएगी, और जो बुरे पदार्थों का जो सेवन करते हैं वो ना करें, बुरी संगत से बचे, समय का सदुपयोग करें और समाज में स्वस्थ माहौल प्रदान करने में युवाओं को
आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि जब जो आज की दुनिया में हम देख रहे हैं बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और उन्हें दीन दुनिया की खबर नहीं रहती है, तो थोड़ा आप खबरों के प्रति भी जाएं और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए बाहर निकलें, योग करें, ध्यान करें। हालांकि कंप्यूटर में वो अपनी पढ़ाई से संबंधित बातें भी देखते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई का माध्यम अब कंप्यूटर या मोबाइल भी हो गए हैं। उसको तो हम नकार नहीं सकते, क्योंकि माध्यम ही है तो पढ़ना पड़ेगा। उससे बाहर निकलना जरूरी है और घूमना भी जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना बिल्कुल, और प्रकृति के नजारे लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको एक सुकून की, शांति का एहसास होता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हम स्वामी विवेकानंद को अगर अपना आदर्श मानते हैं तो एक कण बराबर उनकी बराबरी कर सकते हैं। अगर ज्यादा कर लें तो बात ही क्या, लेकिन कण भर भी अगर हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है जी। इशारों से लूटे, अदाओं से मारे, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। तो दिल वाले कहते हैं प्यार, देखो कहते हैं प्यार जी। ये क्या जादू डाला कि मन भोला भाला, संभाले न संभले मनाए न माने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने, निगाहों से दिल में लगे हो समाने, निगाहों से दिल में लगे हो समाने। नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा, हम पे जादू न चलेगा, नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा, हम पे जादू न चलेगा। परवाना हो जाके शम्मा पे जलेगा, देखो शम्मा पे जलेगा, कहाँ तक छुपोगे कहाँ तक बचोगे, के हाल न जाए नजर के निशाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, यूं ही चुपके चुपके। जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है। मीना कुमारी। आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ। बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला।
इस हफ्ते आपसे मुखातिब होंगे युवा लेखक और निर्देशक अमित मसूद। गुरुदत्त साहब जो थे वो एक बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर थे। इनकी काफी सारी फिल्में हैं जो आपने जरूर देखी होंगी, मगर प्यासा जो फिल्म है उससे बढ़िया फिल्म मैंने तो नहीं देखी है। इस फिल्म का एक गाना है साहिर का लिखा हुआ जो मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप भी सुनिए। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। याद रखिए 11 जनवरी शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर विशेष जयमाला। तो देखिए फिर एक बार सबका स्वागत करते हैं और सखी विशेष में हम बात करने वाले हैं आज शरण रानी जी के, जो सरोद वादिका हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका शरण रानी प्रथम महिला कलाकार हैं। सरोद जी को ज्यादातर पुरुषों में बजाने का जो वाद्य यंत्र था सरोद, उसके लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन शरण रानी ने इसे बजाना सीखा और ऊंचाइयों तक पहुंचाया भी। यानी कि उस वाद्य यंत्र पर पुरुषों का ज्यादा अधिकार था सरोद पर, लेकिन उन्होंने उस पर भी महारत हासिल किया और उनके चाहने वाले उन्हें सरोद रानी कहकर पुकारा करते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे हैं मंजरी, जैसे अब तबला है तो पुरुष ही बजाते थे, लेकिन अब महिला तबलाकार भी हो गई हैं, वायलिन बजाती हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें महिलाओं ने बाकायदा सीखा है और अपना नाम उज्ज्वल किया है। तो शरण रानी उन्हीं में से एक थी। 20वीं सदी की म्यूजिक लेजेंड मानी जाती हैं और आपको पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक राजदूत कहकर इन्हें सम्मानित किया था और इनका जन्म 9 अप्रैल 1929 को दिल्ली में हुआ था। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। एक ऐसा दौर था वो जब लड़कियों को संगीत के क्षेत्र में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था उनका संगीत की लाइन में आना, और शिक्षा के लिए भी विरोध होता था। उस वातावरण में संघर्ष करके वो आगे बढ़ी और सरोद वादन में उन्होंने गुरुओं से सीखा और निपुणता भी हासिल की। आपके उस्ताद गुरु रहे अलाउद्दीन खां और उस्ताद अली अकबर खां, जिनके सानिध्य में आपने शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही शरण रानी धुन की पक्की थी। जिस चीज की लगन लग गई वो सीख कर मानती थी। उन्हें कई पुरस्कार भी इसी वजह से प्राप्त हुए थे। सरकार द्वारा राष्ट्रीय कलाकार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें 1986 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2000 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड, 2004 में सरोद में डॉक्टरेट की उपाधि मिली और उनकी वीथिका से 4 वाद्य लेकर वर्ष 1998 में डाक टिकट भी जारी किए गए थे। और इसके साथ ही उन्होंने किताबें लिखी। सरोद के उद्भव, इतिहास व विकास पर दी डिवाइन सरोद, इट्स ओरिजिन, एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस BC सेकेंड सेंचुरी किताब लिखी थी। वे दुर्लभ वाद्यों का संग्रह करती थी। उन्होंने शरण रानी बाकलीवाल वीथिका की स्थापना की थी, जिसमें 450 शास्त्रीय संगीत के वाद्यों को प्रदर्शित किया गया है। बहुत खूब। और साथ ही उन्होंने कई रागों की रचना भी की। वाद्य संगीत और सरोद वादन के क्षेत्र में देश की पहली महिला कलाकार थी। आपने अमेरिका, ब्रिटेन की संगीत कंपनियों के साथ भी रिकॉर्डिंग की और देश विदेश में गई, अपने सरोद वादन को प्रदर्शन किया और ख्याति भी प्राप्त की। आप प्रथम महिला थी। 15वीं शताब्दी के बाद बने हुए वाद्य यंत्रों को न केवल संग्रहित किया बल्कि राष्ट्रीय संग्रहालय में दान में भी उन्होंने उनको दे दिया। आपने यूनेस्को के लिए रिकॉर्डिंग की। आपने अच्छन महाराज से शास्त्रीय भारतीय नृत्य का कथक रूप और नव कुमार सिन्हा से मणिपुरी नृत्य भी सीखा। देखिए ऐसी होती है कला। और सबसे बड़ी बात मंजरी जी कि शरण रानी ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की शुरुआती कलाकारों में भूमिका भी निभाई। पहली ऐसी थी उन शुरुआती कलाकारों में से वो एक हुआ करती थी। बैकलीवाल गुरु शिष्य परंपरा के तहत संगीत सिखाती थी और इसके लिए भी अपने छात्रों से कभी कोई फीस नहीं लेती थी और कई छात्र कई सालों तक उनके घर में उनके शिष्य के रूप में निःशुल्क रहते थे। उन्होंने मयूरी सितार 1850 राजस्थान के एक राजसी परिवार से प्राप्त किया था। कश्मीर से टाइगर हेड रबाब और दरबारी सितार 1850 के समय का उन्होंने वाद्य यंत्र प्राप्त किया था। वीणा 1825 के समय की उन्हें मिली थी और ये सब संग्रहालय में उन्होंने रखवा दी। और 1960 में उनका विवाह दिल्ली के ही व्यवसायी सुल्तान सिंह बैकलीवाल से हुआ था, जिनकी एक बेटी राधिका नारायणन है। और शरण रानी ने इस संसार से 8 अप्रैल को 2008 में विदा ले ली थी। संगीत और वाद्य यंत्रों के जरिए उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ और ऐसी महान कलाकार सदियों तक याद की जाती रहेंगी। बिल्कुल।
दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। जहाँ पे गाए दिल की सरगम, झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ, आज वहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। मगर नहीं छुपा हुआ था यहीं कहीं, खबर ये दिल को मगर नहीं। हटा वो पर्दा, प्यार जागा, चलो बसा ले हम तुम हम संग संग एक नया जहां, नया जहां। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। गली थी पहले फूल हुई, कहो ये किसकी भूल हुई। चमन रहे ये खिला खिला, दिल वो दिल से मिला मिला। गली थी पहले फूल हुई, कहो ये किसकी भूल हुई। चमन रहे ये खिला खिला, दिल वो दिल से मिला मिला। मिली है मंजिल जिंदगी को, दिल ये पूछे हम तुम हम संग संग अब चले कहाँ, चले कहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं
आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। तो देखिए, संस्कार और सद्भाव से परिवार में आत्मीयता बढ़ती है। बिल्कुल। किसी भी समाज की सुंदरता, मंदाकिनी जी, देश की सुंदरता वहाँ के रहने वाले सभी परिवार के सदस्यों से होती है और उनका आपसी जो प्रेम व्यवहार होता है, त्याग, समर्पण होता है, आपसी एकता, घनिष्ठता, अनुशासन और सभी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भागीदारी में हिस्सा लेने से होता है। और एक परिवार यदि संस्कारों से भरा होता है तो दूसरा परिवार भी उससे सीख सकता है। यदि सभी अच्छी बातों को ग्रहण करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे सभी खुशहाल हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल, जैसा हमारा ये सखी सहेली का परिवार है ना जी। हाँ, ये भी देखिए कितना सद्भाव और संस्कारों से भरा है। बिल्कुल। हमारे श्रोता, हमारी सखी और सखा लगातार बैठे रहते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, सहभागिता निभाते हैं। तो यही एक परिवार की निशानी होती है, जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, सद्भाव के साथ रहते हैं। लेकिन इतना सोच पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती मंजरी। जब हम किसी के जीवन की कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं ना, तो क्या कितना सीख पाते हैं या कितना हम पढ़कर भूल जाते हैं, क्योंकि ये कहानियां हर परिवार में होती है और सबक हम कहीं से भी ले सकते हैं। इंसान को कामयाब बनाने के लिए कुछ बातों को समझना भी चाहिए, समझाना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, काम के प्रति हमारे मन में समर्पण होना चाहिए, शिष्टाचार है, दृढ़ विश्वास है और साहस। ये परिवार में इन सभी बातों की जरूरत होती है। अगर ये सभी गुण है तो फिर वो परिवार तो कहते हैं ना कि अच्छे से निभ जाता है और तभी परिवार में आत्मीयता की भावना फलती फूलती है और जीवन में संघर्षों का आना जाना तो लगा रहता है। मीठी कड़वी बातें, सुख दुख की घड़ियां, खुशी हंसी के पल सब मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। मौसम का महीना तय रहता है, लेकिन इन सब बातों का कोई मौसम नहीं रहता है। किसी भी क्षण आ जाते ये सारे, है ना? कभी सुख कभी दुख, कभी सुख है कभी दुख है और इंसान को हर क्षण को जीना है, संभलना है। बिल्कुल। और अपने आप को सकारात्मक रूप से बचाना भी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, पल्ला नहीं झाड़ना है जिम्मेदारियों से, बल्कि उन्हें निभाना है अंतिम दम तक। माना कि जैसे पिता और बेटे की बात करें तो मनमुटाव कई बार हो जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें छोड़ देना क्या सही बात है? नहीं ना। तो हमें समाज में, परिवार में जरा भी बात पर कलह अगर हो जाती है, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या ठान लेते हैं, इसका नतीजा होता है कि परिवार टूट जाते हैं और परिवार खुश नहीं रह पाते। तो ऐसी स्थिति में जरूरत है कि परिवार में एकता रहे, आत्मीयता रहे, आपसी प्यार रहे और उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े और तभी सब तरफ से सुख आ सकता है। बिल्कुल। और हमारे श्रोता भी लिखते हैं कि संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण। संस्कारों का मकसद व्यक्ति को उसके समुदाय का योग्य सदस्य बनाना और उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करना है। संस्कारों से व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास होता है। संस्कारों का पालन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पा सकता है और समाज, परिवार में सद्भाव बनाता है। बिल्कुल। संस्कार और सद्भाव से परिवार में आत्मीयता आती है। एक भाई हमारे साथी लिखते हैं कि भाई, आत्मीयता तो अपने में अपनेपन के विकास का एक सुप्रसिद्ध और सुसंस्कृत नाम है, किंतु इसके पीछे अपने संस्कार जनित सद्भाव ही हैं। दरअसल अपने सुसंस्कृत सद्भाव ही अपनों में अपनी आत्मीयता के जनक हुआ करते हैं। चूंकि वे अपने ही हैं, इसलिए उनमें भी अपने ही संस्कार हैं। किंतु यदि उनमें से किसी एक प्रकार का दोष विकसित हो जाता है तो फिर परिवार में दोष आ जाता है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि सद्भावना से एक दूसरे का सहयोग करना परिवार की स्वस्थ परंपरा को सौंपा जाना चाहिए। हारी बीमारी में सभी बच्चों से पूछताछ करें और देखभाल, चिकित्सा, परामर्श, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए तत्परता बरतें। बड़े बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाएं। बड़े समूह फालतू ना बैठे, वरना छोटों को कहानी ना बैठे, बल्कि छोटों को कहानियां सुनाने से लेकर उन्हें घुमाएं, हंसाएं, खेल विशेष, गृह उद्योग सिखाएं, प्रश्नोत्तरी से ज्ञान संवर्धन करें तथा अपनी दृढ़ता के अनुसार पारिवारिक उद्यम में हाथ बटाने के लिए तत्पर हैं। निरर्थक समय गंवाते रहने की सुविधा को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं, मिलजुल कर काम करने की परंपराएं अपनाएं। कितनी सुंदर बात है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसी के अनुरूप उसकी मनोदशा बनती रहती है और जब वही आदत अपने जीवन का अंग बन जाती है तो फिर हम उसे संस्कार मान लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास, भिक्षु अंगुलीमाल, गणिका, अजामिल जैसे कितने ही लोग थे जिन्होंने सन्मार्ग पर चलना सीखा तो उनका जो जीवन है वो पुण्यमय और प्रकाशमय हो गया था। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बदल सकते हैं। और अब हम एक गीत सुनाकर इस माहौल को बदलेंगे।
देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताके नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। तो मंजरी, आज तो बातों का जो जखीरा है वो इतना ही रहेगा और फिर किसी कार्यक्रम में फिर आएंगे और खूब सारी बातें करेंगे हमारे सखियों और सखाओं के साथ। तो इस कार्यक्रम यानी सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।